कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत ही शानदार एकदम नया स्मार्टफोन है। सर्दियों के मौसम में ना उसकी बैटरी दिन भर 100% चार्ज रहती है, सारे काम बेहतरीन तरीके से होते हैं। हाँ बिल्कुल, फोन एकदम स्मूथ चलता है। सही कहा। लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, बिना कोई भारी ऐप चलाए, बिना कोई वीडियो देखे ही बैटरी सीधे 20% पर आ जाती है। एकदम से ड्रॉप हो जाती है। हाँ, फोन अपने आप लो बैटरी मोड में चला जाता है, स्क्रीन की रोशनी कम हो जाती है और सब कुछ अटक अटक कर चलने लगता है। मतलब इंसानी शरीर का हाल भी गर्मियों में कुछ ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल। बिना कोई पहाड़ तोड़े, बिना कोई भारी शारीरिक मेहनत किए ही एक अजीब सी थकान, चिड़चिड़ापन और सुस्ती हावी रहने लगती है। हम सबके साथ ऐसा होता है। देखिए, ये जो आपने तुलना की है ना, ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये हमारे शरीर की एकदम सटीक वास्तविकता है। अक्सर लोग उस थकान को अपने कोई व्यक्तिगत कमजोरी या बीमारी मान लेते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर ही कोई कमी आ गई है। एकदम सही। और फिर इससे लड़ने की कोशिश करते हैं, ढेर सारी कैफीन पीकर या ऊर्जा बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स लेकर शरीर को जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जाती है, ये समझे बिना कि जीव विज्ञान के स्तर पर असल में क्या हो रहा है। और यही वजह है कि आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम शरीर की इसी लो बैटरी की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। आज हमारी गहरी चर्चा का केंद्र है ग्रीष्म ऋतुचर्या, यानी भयंकर गर्मी के मौसम के लिए तैयार किया गया आयुर्वेद का एक संपूर्ण वैज्ञानिक मार्गदर्शन। बिल्कुल। और आज जिन स्रोतों पर हम बात कर रहे हैं वे इंटरनेट पर छपे कोई सामान्य लेख नहीं है। हम अष्टांग हृदयम और अथर्ववेद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के उन श्लोकों और सूत्रों का विश्लेषण कर रहे हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस जो तथ्य लिखे हैं उन्हें डिकोड कर रहे हैं। और इन प्राचीन ग्रंथों की सबसे खास बात यही है कि ये मानव शरीर को प्रकृति के एक छोटे से हिस्से के रूप में देखते हैं। जब प्रकृति में कोई बदलाव आता है तो उसका सीधा रासायनिक और जैविक प्रभाव हमारे भीतर मौजूद तंत्र पर भी पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे लगभग 1400 साल पहले लिखी गई इस स्टेप बाय स्टेप दिनचर्या को समझकर तपती धूप, लू और इस मौसम की जानलेवा थकान से बचा जा सकता है। ये सिर्फ एक किताब का पाठ नहीं है। नहीं, ये गर्मियों से निपटने का एक सर्वाइवल गाइड है। बिल्कुल। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। मैं ये सोच रही थी कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गर्मियों में हमारे शरीर की वो सर्दियों वाली भरपूर ऊर्जा अचानक गायब कहाँ हो जाती है? इसका बहुत ही वैज्ञानिक उत्तर अष्टांग हृदयम के आदान काल के सिद्धांत में मिलता है। देखिए, आयुर्वेद में साल को 2 हिस्सों में बांटा गया है और मध्य अप्रैल से मध्य जून तक का जो समय है ना, उसे आदान काल का अंतिम और सबसे तीव्र चरण माना गया है। आदान काल मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदान का मतलब ही होता है खींच लेना या सोख लेना। श्लोकों में ये बहुत स्पष्ट किया गया है कि इस समय सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण होती हैं। ये सूर्य सिर्फ नदियों या झीलों का पानी नहीं सुखा रहा है। तो क्या वो हमारे अंदर का पानी भी सुखा रहा है? बिल्कुल, वो हर जीवित प्राणी के भीतर से नमी को खींच रहा है। अरे वाह! तो क्या इसका मतलब ये है कि सूर्य इस मौसम में एक विशाल कॉस्मिक स्पंज की तरह काम कर रहा है, जो शरीर के भीतर मौजूद हर तरह के तरल पदार्थ और ऊर्जा को सोख रहा है? एकदम सटीक बात कही आपने। और शरीर विज्ञान की भाषा में इस नमी को श्लेष्मा या कफ कहा जाता है। अब लोग सोचते हैं कि कफ सिर्फ बलगम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, आमतौर पर कफ का मतलब तो खांसी जुकामी समझा जाता है। सही कहा। लेकिन आयुर्वेद में ये हमारे जोड़ों के बीच का लुब्रिकेशन है, हमारी त्वचा की नमी है और हमारे ऊतकों का लचीलापन है। जब सूर्य की तेज गर्मी इस नमी को सोख लेती है तो शरीर के भीतर सूखापन बढ़ने लगता है। अच्छा, सूखापन। हाँ, और जहां सूखापन होता है वहां आयुर्वेद के अनुसार वायु यानी वात दोष का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो वात के इस प्रकोप का शरीर पर व्यवहारिक असर क्या होता है? मतलब क्या यही कारण है कि गर्मियों में अचानक से जोड़ों से कट-कट की आवाजें आने लगती हैं? मैंने बहुत लोगों से ये सुना है। हाँ, जोड़ों की आवाजें उसी सूखेपन का नतीजा है। लेकिन बात सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। बढ़ा हुआ वात दिमाग को अस्थिर करता है। इसी वजह से शायद बेवजह का चिड़चिड़ापन और घबराहट होती है। बिल्कुल, चिड़चिड़ापन, मुंह सूखना, ये सब इसी से जुड़ा है। श्लोकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इस मौसम में इंसान का बल यानी उसकी प्राकृतिक ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। एक मिनट,
अगर ताकत स्वाभाविक रूप से ही अपने सबसे निचले स्तर पर है, तो इसका मतलब है कि गर्मियों में जल्दी थक जाना या भूख का कम हो जाना ये सब शरीर के बीमार होने का लक्षण नहीं है। एकदम सही। ये कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये शरीर की बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। मतलब शरीर खुद को बचा रहा है। हाँ, जब ताकत आधी बची है तो शरीर चाहता है कि ऊर्जा को बचाया जाए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हम लोग इस संकेत को समझ ही नहीं पाते और खुद को पुश करते रहते हैं। तो जब ये स्पष्ट हो गया है कि शरीर की ऊर्जा कम है, तो इस थके हुए शरीर को कैसे चलाया जाए? स्रोत में दिनचर्या को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। शुरुआत होती है सुबह 4:30 बजे, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। अब कोई ये पूछ सकता है कि जब शरीर पहले से थका हुआ है तो और ज्यादा सोने के बजाय इतनी सुबह उठने की सलाह क्यों दी जा रही है? क्योंकि सुबह का वो समय, सूरज निकलने से ठीक पहले का वक्त, पूरे 24 घंटे में सबसे ठंडा और शांत होता है। देखिए, जब ऊर्जा पहले से ही कम है तो दिन के सबसे गर्म हिस्से में काम करने से शरीर बहुत जल्दी टूट जाएगा। हाँ, दोपहर की धूप में तो वैसे भी कुछ करने का मन नहीं करता। सही बात है। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर महत्वपूर्ण काम निपटा लेना शरीर के तापमान को बढ़ाए बिना उत्पादकता बनाए रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और इसके बाद उठते ही पानी पीने का निर्देश है, जो कि तांबे के बर्तन या मिट्टी के घड़े का होना चाहिए। और फिर आती है व्यायाम की बात। आमतौर पर लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, पर यहाँ स्रोत में एक बहुत ही सख्त नियम बताया गया है कि व्यायाम केवल अपनी आधी शक्ति का ही करें। ये आधी शक्ति का पैमाना क्या है? आधी शक्ति का मतलब है कि जैसे ही आपके माथे या कांख में पसीना आने लगे और सांस फूलने लगे तो व्यायाम तुरंत रोक देना चाहिए। मतलब पसीना आते ही रुक जाना है? बिल्कुल। इसके पीछे का जीव विज्ञान ये है कि पसीना शरीर के तरल पदार्थों का हिस्सा है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, शरीर में पहले ही नमी यानी कफ की भारी कमी है और वात बढ़ा हुआ है। तो पसीना बहाने से वो बची खुची नमी भी चली जाएगी। एकदम सही पकड़ा आपने। ऐसे में अत्यधिक व्यायाम करके और ज्यादा पसीना बहाना शरीर के ओज यानी इम्यूनिटी को पूरी तरह नष्ट कर देगा। इसलिए गर्मी में भारी वजन उठाने के बजाय सुबह 6 बजे के आसपास सिर्फ हल्के योग या सैर की वकालत की गई है। ये तो बहुत तार्किक है। उसके बाद त्वचा की नमी वापस लाने के लिए नारियल या चंदन के तेल से मालिश और विशेष रूप से ठंडे पानी से स्नान करने का निर्देश है। लेकिन यहाँ से दिनचर्या का जो अगला हिस्सा है ना, वो मुझे थोड़ा हैरान करने वाला लगा। कौन सा हिस्सा? दोपहर की नींद वाला? हाँ, अष्टांग हृदयम कहता है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर के भीतर रहना चाहिए और दोपहर 12 बजे के आसपास दिवा स्वप्न यानी दोपहर की नींद लेनी चाहिए। आज के समय में स्वास्थ्य विशेषज्ञ दिन में सोने को मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बुरा मानते हैं। तो आयुर्वेद अचानक गर्मियों में दिन में सोने की अनुमति क्यों दे रहा है? ये बात पल्ले नहीं पड़ी। यह बहुत ही तार्किक सवाल है। इसे समझने के लिए हमें उत्तरायण के विज्ञान को समझना होगा। देखिए, गर्मियां उत्तरायण का हिस्सा होती हैं, जब पृथ्वी का झुकाव सूर्य की ओर होता है। भूगोल में हमने पढ़ा है। हाँ, और इसका सीधा असर हमारे स्लीप साइकिल पर पड़ता है। रातें बहुत छोटी हो जाती हैं और दिन लंबे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि रात के समय कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जो समय चाहिए वो प्राकृतिक रूप से कम हो गया है। बिल्कुल। रात की नींद पूरी ना होने के कारण शरीर कृश यानी अंदर से कमजोर और दुबला महसूस करता है। और दूसरी बात, दोपहर 11 से 4 बजे के बीच सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें और गर्मी अपने चरम पर होती हैं। हाँ, वो तो दिन का सबसे खतरनाक समय होता है बाहर निकलने के लिए। सही कहा। यह वो समय है जब शरीर में पित्त यानी गर्मी और वात यानी सूखापन दोनों एक साथ भड़क सकते हैं। तो दोपहर की नींद एक तरह से शरीर को शट डाउन करके उसे ओवरहीट होने से बचाने का तरीका है। एकदम सही। जब शरीर सो रहा होता है तो उसका तापमान और मेटाबॉलिज्म दोनों धीमे हो जाते हैं। ये धीमापन शरीर को पित्त के खतरनाक प्रकोप से बचाता है। तो गर्मियों में ये दोपहर की नींद नुकसानदेह नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच का काम करती है। अच्छा, तो अगर शरीर को दोपहर में सुलाकर उसका मेटाबॉलिज्म धीमा किया जा रहा है तो जाहिर है कि हमारी जठराग्नि यानी पाचन तंत्र भी सुस्त पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस कमजोर और थके हुए इंजन में ईंधन कैसा डाला जाए।
स्रोत में ग्रीष्म आहार के लिए 4 विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है: मधुर, लघु, शीतर और स्निग्ध। हाँ, और यहाँ मधुर यानी मीठे का मतलब सफेद चीनी से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब उन खाद्य पदार्थों से है जिनका प्राकृतिक स्वाद मीठा होता है, जैसे चावल या कुछ फल। ये पदार्थ शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। और लघु का मतलब हल्का खाना है ना? बिल्कुल, हल्का खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कमजोर पाचन तंत्र भारी भोजन को नहीं पचा सकता। पेय पदार्थों की जो सूची स्रोत में दी गई है वो कमाल की है। अथर्ववेद तो स्पष्ट कहता है कि गर्मियों में नारियल पानी का नित्य सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जौ और चने का सत्तू, छाछ और एक बहुत ही दिलचस्प पेय का जिक्र है, माधव पान। ये पानी, गुलाब जल और मिश्री को मिलाकर बनता है। हाँ, माधव पान बहुत ही प्रभावी होता है। यहाँ मैं ये समझना चाहूंगी कि पानी तो सादा भी पिया जा सकता है, फिर जौ के सत्तू या इस माधव पान में ऐसा क्या विशेष है? देखिए, सादा पानी प्यास बुझाता है, लेकिन वो शरीर को अंदर से हील नहीं करता। जब बात जौ के सत्तू की आती है तो जौ की तासीर अत्यंत ठंडी होती है। और ये पचने में भी आसान होता है? बिल्कुल, जब सत्तू पेट में जाता है तो ये तुरंत पचकर खून में ग्लूकोज का स्पाइक नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये पेट की अत्यधिक एसिडिटी को सोख लेता है, जो कि बढ़ा हुआ पित्त है। हाँ, वही माधव पान में जो गुलाब जल मौजूद है वो नसों को शांत करता है और मिश्री शरीर को ठंडक प्रदान करती है। भोजन की बात करें तो घी के साथ चावल, मूंग की खिचड़ी, दही, चावल और तरबूज या खीरा जैसे पानी वाले फलों का जिक्र है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि घी खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, लेकिन यहाँ घी को स्निग्ध के रूप में जरूरी बताया गया है। क्या ये वात के उस सूखेपन को कम करने के लिए है जिसकी हमने पहले बात की थी? एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। थोड़ा सा गाय का घी पाचन तंत्र को अंदर से ल्यूब्रिकेट करता है। इससे आंतों का सूखापन खत्म होता है और खाना आसानी से पचता है। ये तो बात हुई क्या खाना है, लेकिन क्या नहीं खाना पीना है, वो सूची आज की आधुनिक जीवन शैली के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। मसालेदार खाना, समोसा, रेड मीट, शराब और सबसे बड़ा विलन कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रिज का बर्फ वाला पानी। इसी लेकर मेरे दिमाग में एक चित्र बनता है। कैसा चित्र? कल्पना कीजिए कि एक कार भयंकर गर्मी में हाईवे पर दौड़कर आई है और उसका इंजन उबल रहा है। अगर आप अचानक उस उबलते हुए इंजन पर बर्फ का पानी फेंक दें तो क्या होगा? इंजन का धातु चटक जाएगा, उसमें दरारें आ जाएंगी। बिल्कुल। क्या शरीर के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है जब हम धूप से आके फ्रिज का पानी पीते हैं? ये जीव विज्ञान में बहुत ही स्पष्ट है। इसे वासोकंस्ट्रक्शन कहते हैं। वासोकंस्ट्रिक्शन मतलब नसें सिकुड़ जाना। हाँ, जब इंसान 45 डिग्री की गर्मी से आता है तो शरीर का तापमान बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही वो फ्रिज का बर्फ वाला पानी या कोल्ड ड्रिंक पीता है तो पेट की रक्त वाहिकाएं अचानक सिकुड़ जाती हैं। शरीर को ये एक टेम्परेचर शॉक लगता है। तो जो खून पाचन का काम कर रहा था वो अचानक पेट को गर्म करने में लग जाता है। हाँ, खून का प्रवाह एकदम से बदल जाता है और इससे वेगस नर्व को गहरा झटका लगता है। पाचन पूरी तरह से रुक जाता है, गैस और ब्लोटिंग शुरू हो जाती है और वात खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। और कोल्ड ड्रिंक्स तो शायद इससे भी ज्यादा नुकसान करते होंगे। कोल्ड ड्रिंक्स तो और भी घातक हैं। लोग सोचते हैं कि सोडा या कोला पीने से ठंडक मिलेगी। कुछ पल के लिए गला ठंडा होता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद अत्यधिक चीनी और फॉस्फोरिक एसिड शरीर के अंदर जाकर भयंकर गर्मी पैदा करते हैं। बाप रे, ये तो बिल्कुल उल्टा असर हो गया। और इसके बिल्कुल विपरीत है मिट्टी के घड़े का पानी। स्रोत में अष्टांग हृदयम का हवाला देकर इसे जल्द शीत जल कहा गया है। घड़े का विज्ञान वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन पर काम करता है। ये पानी को उतना ही ठंडा करता है जितना शरीर सह सकता है। मतलब कोई टेम्परेचर शॉक नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। और साथ ही मिट्टी पानी के पीएच लेवल को अल्कलाइन बनाए रखती है, जो शरीर के पित्त को स्वाभाविक रूप से शांत करता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन उपाय है। लेकिन देखिए, हर समय घर में रहना तो संभव नहीं है। जब किसी को काम से बाहर जाना पड़े और वो इस जानलेवा गर्मी की चपेट में आ जाए तो क्या होगा? स्रोत में ऊष्माघात यानी हीट स्ट्रोक पर बहुत गहरी चर्चा की गई। हाँ, हीट स्ट्रोक बहुत खतरनाक होता है। जब कोई व्यक्ति दोपहर 11 से 4 बजे की तीखी धूप के संपर्क में लगातार रहता है तो शरीर का तापमान नियंत्रण प्रणाली फेल हो जाती है, यानी थर्मोरेगुलेशन काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। और तब शरीर का पित्त पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। इसके लक्षण भी बहुत स्पष्ट बताए गए हैं।
पूरे शरीर में जलन होना, बेहोशी महसूस होना, चक्कर आना और ऐसी प्यास लगना जो पानी पीने से भी न बुझे। ये आम थकान नहीं है, बल्कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। एकदम सही। और इससे बचाव के लिए स्रोत साफ कहता है कि घर से खाली पेट कभी न निकलें। हमेशा सत्तू या नारियल पानी पीकर ही बाहर जाएं। और कान और सिर को ढककर रखें, क्योंकि ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाले मुख्य बिंदु हैं। बिल्कुल। और अगर त्वचा पर असर हो जाए तो सनबर्न के लिए सीधे एलोवेरा जेल लगाने की सलाह है। घमौरियों के लिए मुल्तानी मिट्टी का लेप और खसखस शरबत पीने को कहा गया है। तो गुलाब जल या त्रिफला के पानी से आंखें धोने का निर्देश है। वैसे बचाव के इन तरीकों में मुझे एक ऐसा उपाय मिला जिस पे थोड़ी शंका होती है। अच्छा, कौन सा उपाय? स्रोत में एक जगह जिक्र है कि लू से बचने के लिए जेब में या कान के पास एक छोटा कच्चा प्याज रखना चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में किसी पुरानी लोक कथा या दादी नानी के नुस्खे जैसा लगता है। क्या जेब में प्याज रखने से सच में लू से बचा जा सकता है, या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? पहली नजर में ये विज्ञान के खिलाफ लग सकता है, लेकिन अगर आप प्याज के रसायन विज्ञान को समझें तो इसमें वाष्पशील एसेंशियल ऑयल्स और सल्फर के यौगिक होते हैं। सल्फर तो होता है उसमें। हाँ, तो पारंपरिक ज्ञान के अनुसार जब आप इसे अत्यधिक गर्मी में अपने शरीर के करीब रखते हैं तो एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया होती है। एंडोथर्मिक मतलब वो गर्मी सोखता है? बिल्कुल। प्याज के रसायन आसपास की गर्मी को तेजी से अवशोषित करने लगते हैं। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का हीट सिंक का काम करता है। अरे तुम सही कहा। राजस्थान और गुजरात जैसे भयंकर गर्मी वाले राज्यों में जो लोग खेतों में काम करते हैं वे सदियों से इसे आजमा रहे हैं। और अगर किसी को लू लग ही जाए तो प्याज के रस को पैरों के तलवों पर रगड़ने से शरीर का कोर टेम्परेचर आश्चर्यजनक रूप से तेजी से नीचे आता है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे इन पारंपरिक नुस्खों के पीछे इतना सटीक विज्ञान काम कर रहा है। खैर, दिन की गर्मी और लू से तो हम बच गए, लेकिन गर्मी का समाधान सिर्फ दिन की दिनचर्या में नहीं बल्कि रात और योग में भी छिपा है। योग को लेकर स्रोत में बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। जी, स्रोत में शीतली प्राणायाम का जिक्र है। इसमें जीभ को एक नली यानी ट्यूब का आकार देकर मुंह से सांस खींची जाती है। जब हवा गीली जीभ से टकराकर अंदर जाती है तो वो पूरे श्वसन तंत्र को तुरंत ठंडा कर देती है। ये तो बहुत आसान भी है। हाँ, इसके साथ ही चंद्रभेदन प्राणायाम की बात की गई है, जहां केवल बाईं नाक से सांस ली जाती है। और बाईं नाक से सांस लेना हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर को रिलैक्स करने का काम करता है। इसके विपरीत स्रोत में भस्त्रिका और सूर्य भेदन प्राणायाम को पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि ये शरीर की आंतरिक अग्नि को भड़काते हैं। बिल्कुल। और दिन ढलने के बाद की जो रात्रिचर्या अष्टांग हृदयम में बताई गई है वो शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। रात के समय चंद्रमा की शीतल चांदनी में सोने की सलाह दी गई है। और बिस्तर या तकिए पर गुलाब जल छिड़कना, और सबसे अहम बात, सोने से ठीक पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना। पैरों को ठंडे पानी से धोने का ये विज्ञान बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत असरदार है। ये न सिर्फ पैरों की गर्मी निकालता है बल्कि दिमाग को ये संकेत भेजता है कि शरीर का तापमान अब कम हो रहा है और ये सोने का समय है। लेकिन इसमें एक मानसिक पहलू भी है। स्रोत में लिखा है कि गर्मी के मौसम में क्रोध, घमंड और मानसिक तनाव से बचना चाहिए, क्योंकि ये भावनाएं भी पित्त को बढ़ाती हैं। यानी गुलाब जल की खुशबू और ठंडे पैर आपको सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी शांत करते हैं। और यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो गर्मी को कोई दुश्मन या विलन नहीं मानता जिससे लड़ा जाए। वो इसे प्रकृति का एक अलार्म मानता है जो कह रहा है कि अब रुक जाओ, अपनी भागदौड़ कम करो, स्लो डाउन हो जाओ। इसी स्लो डाउन के विचार में समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी निर्देश है। बच्चों को दिन में 11 से 4 बजे के बीच घर से बाहर बिल्कुल नहीं खेलने देना चाहिए और उन्हें सिर्फ कॉटन के ढीले कपड़े पहनाने चाहिए। और बुजुर्गों के लिए, विशेषकर जिन्हें हृदय या ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनके लिए अत्यधिक शारीरिक मेहनत पूरी तरह वर्जित है। पसीने के कारण कम होने वाले पोटाशियम की भरपाई के लिए उन्हें नारियल पानी देते रहना चाहिए। इन सभी तैयारियों के साथ साथ स्रोत में एक समर इमरजेंसी किट का विचार दिया गया है, जो बहुत ही व्यवहारिक है। हर घर में गर्मियों के दौरान कुछ चीजें हमेशा तैयार रहनी चाहिए। हाँ, उस प्राकृतिक फार्मेसी की लिस्ट में गुलगंध, आंवला, चंदन का पाउडर, खसखस शरबत, ORS, एलोवेरा का पौधा, ताज़ा पुदीना और सौंफ मिश्री शामिल हैं। ये सब चीजें आसानी से मिल भी जाती हैं। बिल्कुल। गुलकंद का ही उदाहरण लें।
गुलाब की पंखुड़ियों को मिश्री के साथ धूप में रखकर बनाया गया गुलकंद अत्यधिक एल्कलाइन होता है। अगर गर्मी से नक्सीर यानी नाक से खून आ जाए या पेट में जलन हो तो यह तुरंत पित्त को बेअसर कर देता है। अगर ये चीजें घर में हैं तो गर्मी से जुड़ी आधी समस्याएं वही खत्म हो जाती हैं। तो आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा को समेटने का समय आ गया है। इस विश्लेषण से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अष्टांग हृदयम और अथर्ववेद के ये सूत्र किसी पुरानी भूली बिसरी किताब के पन्ने नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। आज के इस 45 या 48 डिग्री वाले जानलेवा तापमान में भी ये विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। सुबह जल्दी उठने से लेकर मिट्टी के घड़े का पानी पीने, सत्तू का सेवन करने और रात को चांद की रोशनी में सोने तक, इनमें से कुछ भी संयोग नहीं है। ये मानव शरीर की सूक्ष्म कार्यप्रणाली को प्रकृति के विशाल चक्रों के साथ सिंक्रोनाइज करने का एक परखा हुआ तरीका है। और यही वो बिंदु है जो एक बहुत ही गहरे सवाल को जन्म देता है। हमने शुरुआत में स्मार्टफोन की बैटरी और कार के उबलते इंजन की बात की थी। इंसानी फितरत देखिए कि मशीनों के तापमान और उनके रख रखाव का तो इतना ध्यान रखा जाता है, लेकिन जिस शरीर में हम रहते हैं उसके प्रति इतनी लापरवाही है। ये तो बहुत कड़वा सच है। अगर लगभग 1400 साल पहले के आयुर्वेद विशेषज्ञों को ये इतनी सटीकता से पता था कि मौसम के एक एक डिग्री के बदलाव से इंसान की पाचन शक्ति, तंत्रिका तंत्र और वात पित्त कफ में क्या और कैसे बदलाव आता है, तो आज की इस आधुनिक दुनिया पर एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। सही बात है, हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए। आज के समय में हम साल के 365 दिन, चाहे बाहर भयंकर गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, 22 डिग्री वाले एसी कमरों में कैद रहते हैं। जनवरी हो या जून, हम एक ही तरह का रूटीन जीते हैं, एक ही तरह का भोजन करते हैं। हम प्रकृति के बदलते चक्रों को पूरी तरह से नकार कर एक कृत्रिम मौसम में जी रहे हैं, और इसका नुकसान भी हम ही उठा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस कृत्रिम जीवन शैली के कारण हम प्रकृति के और कौन-कौन से महत्वपूर्ण जैविक चक्रों को अनजाने में नष्ट कर रहे हैं। प्राकृतिक मौसम को नजरअंदाज करने के दीर्घकालिक परिणाम इंसान के शरीर को भविष्य में किस रूप में भुगतने पड़ सकते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि हम अपने शरीर की बैटरी को बिना सही चार्जर के ही हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके खत्म करते जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हम इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर होना चाहिए।